हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग, या इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो कैग का मतलब, कैग क्या होता है असल में, अगर बेसिक बात किया जाए, बेसिक टर्म में बात किया जाए, तो कैग का काम होता है कि मैनेज करना अकाउंट्स को गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स को मैनेज करना और स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को मैनेज करने का काम कौन करता है? कैग करता है। कि उसमें कितना मतलब कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है और कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है। मान लीजिए कि कोई फंड जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, कोई बिल पास हुआ, उसका फंड रिलीज़ हुआ कि एक कोई एक्स मिनिस्टर है, उसने रिलीज़ करवाया कि सर हमको सड़क, मतलब एक मतलब मिनिस्ट्री है, उसने रिलीज़ करवाया सड़क बनवाने के लिए, पैसा रिलीज़ कराया। ठीक है। तो फिर अब कैग का ही एक बार वो फंड रिलीज़ हो गया, ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद में अगर उसने रिपोर्ट दी कि हाँ सर अब फंड रिलीज़ हुआ था, सड़क बन गई, तो फंड रिलीज़ होने के बाद में अब ये काम होता है कैग का कि वो उस रिपोर्ट को, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाए कि हाँ इतना फंड रिलीज़ हुआ था, इतना फंड रिलीज़ होने के बाद में ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, ठीक है, इतना फंड ही खर्च हुआ है, अगर बाकी का इतना फंड खर्च हुआ तो इतना बाकी इतना फंड बच गया, तो जो फंड बच गया वो फंड कहाँ गया है, सुरक्षित रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है कि, तो इस चीज़ के बारे में जितनी भी रिपोर्ट बनाते हैं कि कोई एक बार पैसा रिलीज़ हुआ, फिर पैसा रिलीज़ होने के बाद में पैसा कैसे कैसे खर्च हुआ है, इस बात का रिपोर्ट बनाने का काम कैग का होता है। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि वो कोई भी फंड रिलीज़ होने के बाद में, कोई बिल पास होने के बाद फंड रिलीज़ होता है, फंड रिलीज़ होने के बाद में उस फंड के बारे में सारी रिपोर्ट बनाना कि ये पैसा इतना रिलीज़ हुआ है, यहाँ यहाँ खर्च हुआ है, ये काम कौन करता है? कैग करता है। ठीक, ये हो गई बेसिक बात। अब देख लेते हैं कि कैग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी प्रेशर नहीं बना सकती है। ठीक, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति करते हैं सीधे प्रेसिडेंट, कैग की नियुक्ति करता है, जो कि आर्टिकल 48 में 148 में इसके बारे में बात की गई है कि जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट कैग की नियुक्ति करता है। और वो कैसे नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की सिफारिश पे। ठीक, मंत्री परिषद किसी एक एक्स पर्सन को की सिफारिश करेगा कि अभी इस टाइम पे कैग की पोस्ट वैकेंट है, तो वहाँ पे एक्स पर्सन है, आप एक काम करिए कि इसको एज अ कैग नियुक्त कर दीजिए। पर ऐसे किसी को भी कैग के पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जिसको कैग के पद पे नियुक्त किया जाना है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होगी तभी उस किसी व्यक्ति को कैग के पद पे नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, पर उनका एक पर्सनल मापदंड है, फिर वो उसी हिसाब से लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिक की कैसे नियुक्ति होती है। ठीक, तो एक बात यहाँ से एक सवाल ये भी उठ के आता है, सामने आता है कि अगर कोई मंत्री परिषद किसी एक्स पर्सन की सिफारिश कर रहा है, ठीक, कि सर आप एक काम करिए, प्रेसिडेंट से किसी एक्स पर्सन की सिफारिश कर रहा है और वही मंत्री परिषद बिल पास करा के फंड रिलीज करवा रहा है, तो इस बात के भी तो चांसेस हैं कि वो पर्सन, पहले आपने उसको उसकी सिफारिश करके उसको अगर कैग का पद दिलवाया है, ठीक, तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के वो आपकी मदद करे। ये तो हो सकता है, इसके भी तो चांसेस है ना कि अगर आप किसी एक पर्सन को कि आप सिफारिश कर रहे हैं तो वो कैग के पद पे नियुक्त हो रहा है, तो आगे चल के वो पर्सन, आप ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका कोई खास रहा हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने खास को ही, मतलब एज अ ह्यूमन नेचर है कि अपने खास को सिफारिश दे के आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री परिषद ने ही उसकी सिफारिश करी हो कि हाँ हम आपकी सिफारिश करके आपको कैग बनवा देंगे, बदले में आप हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स, मतलब जितने भी हमारे रिलीज़ किए हुए फंड हैं उससे, उस बारे में जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे कि मान लीजिए हम कोई घोटाला करते हैं वो भी आप नहीं दिखाएंगे। पर अगर, तो इसके लिए ऐसा है कि पर एक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसके रीज़न ये है कि अब जब एक बार कैग रिपोर्ट अपनी फुल फाइनल रिपोर्ट बना लेगा, ठीक,
उसने किसी भी फंड से रिलेटेड कोई फंड रिलीज हुआ था, उससे रिलेटेड उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट बना ली। फिर वो रिपोर्ट अपनी अगर यूनियन से रिलेटेड है तो वो अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट क्या काम करेगा कि उस रिपोर्ट को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखेगा कि ये बिल था, ये मतलब ऐसा रिपोर्ट आई है कि ये बिल रिलीज़ हुआ था, इससे इतने फंड रिलीज़ हुआ था, उसमें यहाँ यहाँ खर्चा है, ये उसकी रिपोर्ट है। वो सौंप देता है बोथ हाउसेस को। फिर हाउसेस में क्या होगा फिर कि फिर वहाँ पे उसको दोबारा से ऑडिट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसको पीएससी भी कहते हैं, ठीक है। उसका हिंदी होता है लोक लेखा समिति, जिसकी अध्यक्षता जो करेगा उसको हेड करने का काम करता है। वो हमेशा एक अपोजिशन का लीडर, जो विपक्ष का नेता होता है, वो हमेशा अध्यक्ष होता है पीएससी का, ठीक। तो उस रिपोर्ट की अगर दोबारा से ऑडिट होती है, ठीक, फिर उसके बाद में रिपोर्ट ठीक है, अच्छी आई है, सही आई है, पूरा पैसा खर्च हुआ है नहीं हुआ, वो बात की बात है। पर एक जो कैग है वो रिपोर्ट गलत इसकी वजह से नहीं बना सकता क्योंकि उस रिपोर्ट को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए उसकी दोबारा ऑडिट होती है प्रॉपर, जो कि कराता है विपक्ष। तो इसकी वजह से एक कैग जो होता है वो जो रिपोर्ट सही सही मिली होती है उसी रिपोर्ट को रखने की कोशिश करता है। वो खुद बचने के लिए, मतलब खुद नहीं फंसना चाहता कोई आदमी, तो इसकी वजह से वो सही रिपोर्ट ही देता है, ठीक है। अभी तक ये बात हो गई सिंपल सिंपल कि क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग जितना भी महालेखा परीक्षक जो है या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ पे डिस्कस है, कौन से प्रोविजंस में डिस्कस किया गया है कंट्रोलर और एडिटर जनरल के बारे में, ठीक है। कैग के बारे में डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली कितने आर्टिकल्स में, टोटल 4 आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, ठीक। तो बेसिकली जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 बात करता है कि आप जिसको भी नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। आप एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त कर रहे हैं तो उसको कैसे नियुक्त कर रहे हैं, उसको नियुक्त करेंगे, उसको नियुक्त करने का मतलब बता दिया ना नियुक्त करने का, कि उसको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नियुक्त करेगा, पर कंडीशन ये है कि उसको मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट उसको नियुक्त करेगा, पर उसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब इसी आर्टिकल में बात करते हैं कि उसकी पद मुक्ति की। आर्टिकल 148 ही बात करता है कि मतलब उसको अपना अगर पद छोड़ना है, फिर उसको उसके पद से हटाना है तो कैसे होगा। अब पद से छोड़ने मतलब पद वो खुद ही छोड़ना चाहता है, ठीक है। अगर वो खुद पद को छोड़ना चाहता है कि एक एक्स पर्सन है जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो कैग है, कैग एक्स पर्सन है, वो अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वो डायरेक्ट इस्तीफा लिख के प्रेसिडेंट को दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उसकी नियुक्ति कराई थी, तो प्रेसिडेंट ही उसको रिटायर भी करा सकता है, ठीक है, वॉलंटियरी रिटायर करा सकता है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो या 65 साल उसकी एज होगी, जो भी पहले हो जाएगा उस हिसाब से उसको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक तीसरी जो कंडीशन आती है, वो तीसरी कंडीशन ये बात इस बारे में है कि अगर उसका इम्पीचमेंट करना है कि उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक, फिर उस कंडीशन में उसको उसके पद से हटाना है, तो उसको उसके पद से हटाने के लिए जो मतलब एक प्रोसेस होता है कि अगर एक सी कैग को उसके पद से हटाना है तो उसकी कैग को उसके पद से हटाने के लिए बिल्कुल सेम मैनर फॉलो किया जाएगा जो कि फॉलो होता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है कि आपको एक बिल लेके आना पड़ता है बोथ हाउसेस में, और वो जो है एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में 2/3 मेजॉरिटी के साथ में वो बिल अगर पास हो गया तो ही आप कैग का इम्पीचमेंट कर सकते हैं या फिर मतलब कैग को मतलब उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक। आपको कैग को उसके पद से हटाने के लिए एक जो मेजॉरिटी है, ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेंबर जो भी प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 मेंबर के जो वोट होंगे वो उस बिल के पक्ष में होंगे कि हाँ ठीक है इसको हटाया जाना चाहिए। उसी कंडीशन में आप एक कैग को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई उसको हटाने से रिलेटेड। अब बात आते हैं कि उनका
टेन्योर तो हमने डिस्कस ही कर लिया कि उनका 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल तक वो काम करते हैं, फिर उसके बाद में अगर वो 65 साल की उम्र पहले हो गई तो उनको आराम से रिटायर हो जाए। और दूसरी बात टेन्योर में ये आती है कि अगर उनको अगर वो अपने ऑफिस से सीज हो गए, मतलब कि उनको अपने रिटायर हो गए या फिर वो अपनी ऑफिस उन्होंने छोड़ दी, ठीक, जैसा भी हो, उनको उनके जो एक्स पर्सन कैग है वो उसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता है। कि एक बार आप कैग बन गए, एक कैग बहुत अच्छी पोस्ट है, आप एक बार कैग हो गए, फिर उसके बाद में आप एक बार आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, फिर उसके बाद में आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते हैं। क्यों नहीं होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा ना होता, ठीक है, कि कोई भी अगर कैग का पद छोड़ने के बाद में आगे वो कोई दूसरा अच्छा ऑफिस उसको मिल जाता, ठीक, कि मान लीजिए आपने आप, तो फिर ऐसा होता कि जितने भी मंत्री या मतलब हायर रैंक के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो वो आपको एक लालच दे सकते थे कि हाँ आप हमारे हमारे सपोर्ट में थोड़ा अपने रिपोर्ट रखिएगा, तो हम आगे चल के आपको बेनिफिट में ये ऑफिस प्रोवाइड कर देंगे, आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, खैर मिनिस्ट्री तो नहीं दे सकते, पर ये आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, ऐसा करके वो मतलब अपनी सारी रिपोर्ट्स को हमेशा अच्छी ही रखते, ठीक है, कि हाँ इतना फंड हो तो करप्शन पकड़ा नहीं जाता ऐसे, ठीक है। तो टेन्योर जो कार्यकाल की बात है वो भी आर्टिकल 148 में ही होती है ऑडिटर जनरल की। और फिर अगली बात कर लेते हैं कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस की। तो जो कैग है उसकी जो सैलरी होती है, ठीक, वो उसकी कैग की सैलरी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर ही होती है, ठीक है। और इसकी जो अलाउंसेस होते हैं, इसकी सैलरी अलाउंसेस और बाकी जितने भी टेनर है, वो सब कुछ जितने जितने भी खर्चे हैं वो हमेशा रिलीज होते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड से रिलीज होते हैं। इसकी वजह से बीच में कभी भी इसका मतलब एक बार ये कैग की अपनी पोस्ट पे आ गया, फिर उसके बाद में इसकी सैलरी अलाउंसेस पेंशन ये कुछ भी कम किया नहीं जा सकता है। इसका जितने पे वो ऑफिस में एंटर किया है उतना उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 190 इसके बाद में आता है आर्टिकल 149, ठीक है। तो आर्टिकल 149 मेनली बात करता है कि एक जो ऑडिटर जनरल ऑफ एक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी पावर है, ठीक, और उसकी क्या ड्यूटी है। तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसे मैनेज करना है अकाउंट्स को, ठीक है, वो मैनेज करने का काम करता है अकाउंट में कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ ऑफ यूनियन एज वेल एज स्टेट, कि वो स्टेट के भी काम देखेगा और यूनियन के भी, मतलब अकाउंट से जितने भी फंड रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट बनाने का काम कैग का ही है। स्टेट से भी जितना फंड रिलीज होता है उस पे ऊपर भी रिपोर्ट बनाने का काम क्या कौन करता है, कैग करता है, ठीक। और फिर उसके बाद में आते हैं आर्टिकल 151 के बारे में। आर्टिकल 150 कुछ खास है नहीं तो उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, आर्टिकल 150 छोड़ते हैं, आर्टिकल 151 के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो मेनली आर्टिकल 151 बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स की, ठीक, कि जो एक बार मतलब किसी भी कोई फंड रिलीज हुआ उससे रिलेटेड, कोई फंड रिलीज हुआ और उस फंड के रिलीज होने के बाद में जो कैग है उसने अपनी रिपोर्ट बना ली, ठीक, कि कैग ने अपनी रिपोर्ट बना ली, फिर अगर वो रिपोर्ट जो है फंड जिस फंड की बात की गई है अगर वो रिपोर्ट रिलेटेड है यूनियन से, तो यूनियन से रिलेटेड है उस कंडीशन में वो रिपोर्ट सबमिट होगी प्रेसिडेंट को, ठीक। और फिर वो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उस रिपोर्ट को आगे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखेगा, तो फिर उसके बाद में पीएससी की गठन होगी, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पीएससी की गठन होगी, उसको हेड करेगा, उसको मतलब उसका अध्यक्ष होगा, अपोजिशन का एक लीडर उसका अध्यक्ष होगा, वो आगे चल के क्वेश्चंस करेगा कि हाँ आपने इतना फंड रिलीज हुआ था, इतना इतना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, मतलब कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, तो लिखा ही है, पर बाकी का बचा वो फंड कहाँ है, ये सारे सवाल पूछ सकता है, जो कि अपोजिशन का लीडर होगा या फिर पीएससी पूछ सकती है, ठीक, री ऑडिट होने के बाद में। फिर इसमें और एक बात की गई है कि जो स्टेट है, स्टेट का जो स्टेट से रिलेटेड जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो जो कैग होगा वो देगा गवर्नर को, और गवर्नर उस रिपोर्ट को फिर लेके जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी फिर उसमें
पीएससी का गठन होगा, फिर पीएससी का गठन उसको री एडिट करेगी, फिर उसके बाद में फिर उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सा कैग होता क्या होता है, उसका काम कैसा होता है, उसका काम कैसे करता है, उसकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है, उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है। बेसिक जितनी भी चीज़ें थी कि कैग का रोल क्या होता है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे आसान भाषा मतलब थोड़ा ट्राई करा है कि थोड़ी आसान भाषा लेके चली जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर जो नहीं समझ में आया उसको आप दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।